अस्सलामु अलैकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सेकंड ईयर के उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। आप अगर इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर को प्रेजेंट करना है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेकंड ईयर के उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मेरे सामने मौजूद है। तो यहाँ पर स्टार्ट में जो लिखा गया है, स्टार्ट में इंशाई तर्ज लिखा गया है। ठीक है, इंशाई तर्ज का मतलब इंशाइया हिस्सा भी कह सकते हैं आप लोग, सब्जेक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं और इंशाई तर्ज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पर्चा उर्दू अदब पार्ट 2 पंजाब बोर्ड हल करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हिस्सा अव्वल है। हिस्सा अव्वल के जो है, अगर मैं इंशाई तर्ज से पहले की बात करूँ यानी सब्जेक्टिव पार्ट से पहले एक आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट मिलता है जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं। 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, वो इंडिविजुअली उसके जो है वो एमसीक्यूज़ के बबल फिल करके आपने से वो एमसीक्यूज़ वाला पेपर क्वेश्चन पेपर वापस ले लेते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पार्ट दे दिया जाता है यानी कि इंशाइया हिस्सा दे दिया जाता है। उसको आपने कैसे जो है वो प्रेजेंट करना है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो हिस्सा अव्वल में जो है वो सवाल नंबर 2 में आप लोगों के जो है वो इस तरह क्वेश्चन आएगा कि एक नज़म का जो है वो शेर दिया जाएगा या फिर आपको 2-3 जो है वो अशार दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन होगा दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और शायर का नाम तहरीर करें। इस तरह जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरह आपने जो है वो ब्लू मार्कर के साथ जो है इसका अशार लिख लेने हैं। उसके बाद आपने जी मेंशन यहाँ पे करना है, फसली नज़म का उन्वान लिखना है और फिर शायर का नाम लिखना है। ठीक है, शायर का नाम। यहाँ पर चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इसका पता नहीं होता। जो गज़ल होती है या नज़म होती है, जो अशार होते हैं, हमेशा उसका शायर का नाम होता है। ठीक है, और जब आपका जो है वो सबक में से कुछ पूछा जाता है, सियाक़ो सबाक़ तशरीह वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है। सही है, यहाँ पे शायर नज़म का उन्वान आएगा, शायर का नाम आएगा, फिर मफ़हूम, या तो मफ़हूम लिख लें या फिर आप जो नज़म है उसका मरकज़ी ख़्याल लिख लें यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आप 2 से 3 लाइनों का जो है वो मरकज़ी ख़्याल लिख सकते हैं। फिर होता है जी हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में जो है वो आपको एक जो आपका चैप्टर होते हैं उर्दू के अस्पाक होते हैं, उस सबक के अंदर से आपको 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ दिया जाता है और फिर लिखा जाता है दर्ज झैल, इसमें से जो पैराग्राफ किसी एक की तशरीह करें, यानी कि 2 दिए होंगे उसमें से एक की जो है वो आपने तशरीह करनी होती है, सियाक़ो सबाक़ लिखना होता है, मुसन्नफ़ का नाम, सबक का उन्वान आपने लिखना होता है। ठीक है, इसमें अलिफ पार्ट इस तरह दिया होता है, अलिफ और बे होता है। एक चैप्टर में से अलिफ होता है, दूसरे किसी चैप्टर में जो पैराग्राफ उठाया होता है वो बे होता है। ठीक है, इसको लिखने का कैसे है, एक तो ये क्लियर कर दें कि अलिफ होगा, बे, ये आपने अच्छे तरीके से लिखना है कि आप क्वेश्चन नंबर जो सवाल नंबर 3 है उसका अलिफ कर रहे हैं, बेल जो पैराग्राफ करना है वही मेंशन करना है, अलिफ बे। ठीक है, यहाँ पर जो है फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है मार्कर के साथ। ठीक हो गया, टक्के वाली मार्कर यूज़ कर लें ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद क्या करना है जी, सियाक़ो सबाक़। ठीक है, आपने सियाक़ो मुसन्नफ़ का नाम और जो है मुसन्नफ़ का नाम और चैप्टर का नाम लिखने के बाद आपने सियाक़ो सबाक़, और उसमें किस तरह से आपने शुरू करना है, ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्नफ़ कहता है। ठीक है, इसमें आएगा मुसन्नफ़ कहता है जहाँ पे आपको सबक से पूछा जाए। अगर आपको नज़म या गज़ल से पूछा जाए तो वहाँ पे कहना है इन अशार में शायर कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सियाक़ो सबाक़ लिखने के बाद आपने फिर जो है वो तशरीह लिखनी है। इसके लिए ज़रूरी हदायत मैं आपको साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ इस सियाक़ो सबाक़ के हवाले से। नंबर 1 पॉइंट है जी, सियाक़ो सबाक़ कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, बाज़-औक़ात सतरों वगैरह भी कह लेते हैं, सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर 2 पे इबारत की तशरीह कम अज़ कम 1.5 सफ़ा पर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। नंबर 3 हवाला मतन। हवाला मतन के अंदर आता है क्या चीज़, सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम। ठीक है, ये बाकी हवाला मतन, सियाक़ो सबाक़ और तशरीह 3 सफ़ात पर जो है वो मुश्तमिल होनी चाहिए। ठीक है, 3 सफ़ात से ज़ायद ना हो। नंबर 4 पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त उसी वक्त आप कोई आयत, हदीस, कौल या मुतलका अशार मार्कर के साथ ज़रूर लिखें। यह आप लाजमी मेंशन करें, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो मतलब आप तशरीह कर रहे हैं तो तशरीह के अंदर कोई आप कोटेशन दे रहे हो, आयत लिख रहे हो, हदीस लिख रहे हो, कोई शेर, इस शेर के रिलेटेड या चैप्टर के रिलेटेड कोई आप अशार दे रहे हो, आपने उसे मार्कर के साथ लिखना है। नंबर 5 तशरीह करते वक्त हर 6 से 7 सतूर लिखने के बाद
यानी कि तशरीह करते हुए हर 6 से 7 लाइनों को जो है वो ख़त्म करें, वहाँ पैराग्राफ को ख़त्म करने की कोशिश करें और इस सवाल के इख्तिताम तक इसी चीज़ को बरकरार रखें। उसके बाद इबारत की तशरीह करते वक्त उसमें मौजूद जो तवारीख़ आपने मशहूर अहम शख्सियात जो लिखनी है, मेंशन करनी है, वो आपने मार्कर से देनी है। नंबर 7, तशरीह करने के बाद यानी सवाल नंबर 3 मुकम्मल करने के बाद इस तरह नीचे मार्कर से लाइन लगानी है, ये वाली, ठीक है। इस तरह आपने मार्कर से लाइन लगा दी, ये अच्छा लगेगा, पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़, अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर आता है जी सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपको इस तरह पूछा, दर्ज झैल में से किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखिए, मुसन्नफ़ का नाम लिखिए, ठीक है। आपको 2 जो है वो असबाक के नाम दिए होंगे, आपने उसमें से एक का खुलासा लिखना है। मिसाल के तौर पर अपने इस तरह खुलासा लिखना है और इस तरह आपने हेडिंग देनी है, नवाब मोहसिन मुल्क जैसे भी है, ठीक है। मुसन्नफ़ का नाम आपने सबसे पहले खुलासा शुरू करने से पहले आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। मुसन्नफ़ के नाम के बाद आपने यहाँ पर जो है वो खुलासा, ठीक है, खुलासे की आपने हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने लिखना है मुसन्नफ़ कहता है कि। जब आप असबाक की तशरीह कर रहे हैं, असबाक का खुलासा कर रहे हैं, तो आपने लिखना है मुसन्नफ़ कहता है कि। अगर आप गज़ल में या नज़म में किसी अशार की तशरीह कर रहे हैं, फिर आपने कहना है शायर कहता है कि, ठीक है। अब इस खुलासे के हवाले से कुछ ज़रूरी हदायत इसमें शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ पे नंबर 1 है जी, सबक का खुलासा कम अज़ कम पौने 2 सफ़ात या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर 2, सबक के खुलासे में मौजूद अहम मशहूर वाक़या, मशहूर शख्सियत, मशहूर जगह का नाम आपने मार्कर से लिखना है। नंबर 3, सिर्फ सबक ही के मौजूदा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। सही है, बाहर से कोई अल्फाज जो है वो ऐड, जो अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं छापनी आपने, ठीक है। जितना आता है कोशिश करें, आपने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खुलासा लिखना है और सबक के अंदर से मौजूद जो चीज़ें हैं वही मेंशन करनी है और उसके बाद आपने खुलासा ख़त्म, इसी तरह आपने इसकी तरह की लाइन लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद होता है जी सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 में आपको नज़म दी गई होगी, आपने उस नज़म का खुलासा लिखना है। आपको इस तरह मेंशन, सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म आदमी पर खुलासा लिखें। आपने क्या करना है, आदमी का आपने जो है वो हेडिंग देनी है और खुलासा में देख लें, खुलासा में शायर कहता है, क्योंकि ये नज़म है इसमें आएगा शायर। अब नज़म में खुलासा लिखने के हवाले से क्या ज़रूरी हदायत हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नज़म का खुलासा कम अज़ कम 8 सतूर, ठीक है, यानी कि 8 लाइनों और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, खुलासा नज़म अगर मुख्तसर और नज़म पर पूरा उतरना हो जिससे पूरी नज़म वाज़ेह तौर पर समझ आए तो 5 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, नज़म का खुलासा को एक पैराग्राफ में लिखा जाए, सवाल के इख्तिताम पर यूं जो है वो लाइन लगा दी जाए और ये जो है वो आपने एक ही पैराग्राफ में जो है इसको खुलासा इसका लिखना है, ठीक है। उसके बाद जी आपका है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 के अंदर क्या आपको कुछ पूछा जाएगा, दर्ज झैल उन्वानात में किसी एक पर जो है वो मजमून लिखना है, मुसलम मजमून लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको 2-3 जो है 3 तकरीबन जो है वो मज़ामीन दिए जाते हैं, टॉपिक होते हैं, उसमें से आपने एक पे जो है ना वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हवाले से क्या ज़रूरी हदायत हैं मजमून लिखने के हवाले से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, तालिबान की इनकी बेहतरीन जो है मफाद में मशवरा है कि वो इस सवाल को सबसे आखिर में हल करें मजमून, क्योंकि एक तो वो आपका जो है वो काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। काम कंप्लीट होने के बाद आपने जो है टाइम में क्या होता है जी, आपने मुकम्मल इसके लिए कम अज़ कम जो है आपके पास, यानी मजमून लिखने के लिए कम अज़ कम आपके पास जो है वो 40 मिनट का वक्त होना चाहिए, ठीक है। फिर आप एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं। नंबर 2, मजमून लिखने के लिए सिर्फ 2 मौजू मुंतखब करें, सिर्फ वो मौजू मुंतखब करें जिसके बारे में आपके जहन में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद मालूमात मौजूद हों। जैसे कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हवाले से हमारे पास जो है वो काफ़ी डाटा अवेलेबल होता है, बहुत सी बुक्स डेली जो है वो बेसिस पर रीड की जाती हैं, तो इसके हवाले से बहुत सा डाटा होता है, ठीक है। आपने वही मजमून जो है वो इसका इंतखाब करना है जिसके हवाले से आपके पास ज़्यादा मालूमात, ज़्यादा डाटा है। नंबर 3, याद रखें मजमून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तितामिया। पहले हिस्से में बड़े मौसर अंदाज में आपने अपने मौजू का तारफ़ करवाना है। ये तारफ़ अगर किसी मौजू और हस्बे हलाल शेर, मिसरे या मकूला से जो है वो बहुत अच्छा है। नफ्स मजमून के हिस्से में आपने ख्यालात, मालूमात को बड़े ठोस और जामे अंदाज में बयान करना है। आखिर में जो है वो मौजू के बारे में तमाम तफसीलात जो है वो आपने समेटते हुए तासर जो है नतीजे में बड़ी खूबसूरती से चंद सत्रों में बयान करके ख़त्म करना है।
مضمون میں ذیلی عنوانات یعنی سرخیاں دینے سے گریز کریں. مضمون کو مختلف جو ہے وہ پیروں کی صورت میں لکھیے اور بار بار بات کو مت دہرائیں. 4 صفحات پر لکھنا ضروری ہے مضمون. ٹھیک ہے, یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے. اب آ جی سوال نمبر 7. ٹھیک ہے, سوال نمبر 7 میں خط لکھیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے اس طرح سے خط لکھنا ہے. یہاں پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جی, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہاں پہ کمرہ امتحان, امتحانی مرکز, ڈیٹ, پیارے چچا جان یا پیارے ابا جان یا پیاری امی جان, السلام علیکم, نفس مضمون آئے گا یہاں پر, اور اینڈ پہ وعلیکم السلام, اور آپ کا بھتیجا یا آپ کا بیٹا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے. اور یہ خط جو ہوتا ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. نیکسٹ پہ جو ہے وہ اس طرح شاعر کا نام, خواجہ میر درد جو بھی ہے, مطلب وہ غزل میں سے آپ کو اشعار دیے جاتے ہیں, شاعر کا نام مینشن کرنا ہے. اس کے بعد مفہوم یا مرکزی خیال, جو مفہوم آپ یہاں پہ لکھ دیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے 2-3 لائنوں میں مکمل جو ہے وہ غزل کے بارے میں بتانا ہے, مکمل نظم کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے, اگر نظم آ جاتی نظم کے بارے میں. پھر آپ نے تشریح, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ لازمی جو اوپر اشعار لکھ لیں. شعر گوئی میں صلاحیت رکھتے ہوئے یا پھر شاعر کہتا ہے, یہ سب کچھ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے تشریح میں. اور یہاں پر غزل کی تشریح کے حوالے سے کچھ اہم ضروری ہدایات ہیں, وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1, غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو 4 آ گئے ہیں یا 6 دیے ہوئے ہیں, 6 مصرے, 2 ایک شعر, پھر مطلب 2 مصروں پر ایک شعر مشتمل ہوتا ہے. آپ نے 1 شعر, 2 شعر, 3 شعر دیے ہیں, 2 شعر دیے ہیں, آپ نے اس کو الگ الگ کرنا ہے. غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. اشعار کا مفہوم لکھنے سے جو ہے وہ جو پیپر چیکر ہے اس پر اچھا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت بھی ہر شعر کی تشریح میں 5-6 لائنیں لکھنے کے بعد پیراگراف جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں اور نیا پیراگراف بنائیں. اس طرح اگلے پیراگراف میں بھی 5 سے 6 سطور لکھنے کے بعد جو ہے وہ پیراگراف ختم کرنے کے تسلسل کو برقرار رکھیں. نمبر 5 پہ آ جائے گا غزل کے اشعار کی تشریح میں آیات, حدیث, قول, اشعار مارکر کے ساتھ لکھیں. نوٹ بھی لکھا, جس طرح یہ شعر نمبر 1 ہے اس طرح شعر نمبر 2, شعر نمبر 3 لکھیں. ہر شعر کے آخر میں اختتامی لائن لازمی لگائیں, یہ والی. ٹھیک ہے, اس کے بعد تشریح آ جائے گی. اس میں شاعر کہتا ہے, اور تشریح کے حوالے سے نظم کے تمام اشعار کو اکٹھا کرنا بہترین عمل ہے, کیونکہ نظم ہی ایک جو ہے وہ سوچ اور ایک ہی خیال پر مبنی ہوتی ہے. نظم کے اشعار کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر مبنی ہو. جو ہے یہاں پہ آپ غیر ریلیونٹ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. نظر کے اشعار کی تشریح میں آیت, حدیث جو ہے وہ اشعار جو ہے آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں, اس سے نمبر اچھے ملیں گے. اس کے بعد تشریح کرتے وقت 5 سے 6 لائنیں لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں, آگے نیا پیراگراف بنائیں, پھر اگلے پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں, نیا پیراگراف بنائیں. آگے ایسے ہی اپنے تسلسل کو برقرار رکھیں. ہر سوال کے جواب کے اختتام پر یوں آپ نے جو ہے وہ لائن ایڈ کرنی ہے, اس سے جو ہے وہ چیک کرنے پر اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. درج ذیل اشعار کی تشریح, شاعر کا نام جو حصہ غزل ہے اس طرح جو ہے آپ کو غزل کا دیا جائے گا. اس طرح آپ نے ایک شعر لکھنا ہے یہاں پہ مینشن, اس طرح آپ نے ایک شعر لکھنا ہے, اس کی آپ نے جو ہے مفہوم, اس کی آپ نے تشریح لکھنی ہے, اس میں جو بھی ایڈ اپ کرنا ہے چیزیں وہ آپ ایڈ کریں مارکر کے ساتھ. پھر آپ نے دوسرا شعر پکڑنا ہے, پھر اسی طرح سیم آپ نے اس کو لکھنا ہے. کم از کم ایک اس طرح کے شعر کی جو ہے وہ 2 پیجز کے اوپر تشریح ہونی چاہیے. تو یہ تھی ویڈیو جس میں نے آپ لوگوں کو جو ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے پیپر پریزنٹیشن 2nd ایئر اردو کی, کہ کس طرح آپ اس طرح پیپر کو پریزنٹ کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ایک چھوٹا سا لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں, چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ تمام بورڈ کلاسز کے اہم ترین سوالات, گیسٹ پیپرز اور پیپر پریزنٹیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.